महात्मा गांधी के आंदोलनों की टाइमलाइन को हमेशा के लिए डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। ये शुरुआती अपने आप में इस पूरी चर्चा का सार है। मतलब पीडीएफ की पहली 2 इमेजेस सीधे इस न्यूरोलॉजिकल सच्चाई पर प्रहार करती हैं। मैंने देखा कि पहली इमेज में एक बंद खजाना दिखाया गया है, जो बिल्कुल एक इंसानी दिमाग के आकार का है। वो दिमाग वाला खजाना। हाँ, और उस ताले को खोलने के लिए जो रहस्यमयी चाबी है उस पर लिखा है ट्रिक। ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि क्रिएटिव इमेजिनेशन यानी रचनात्मक कल्पना की वैज्ञानिक चाबी है। और दूसरी इमेज जो एक तराजू की है, जिसमें एक तरफ बोरिंग मेडिकल रिपोर्ट जैसी लिस्ट है। एकदम सही। और दूसरी तरफ एक रंग बिरंगा एक्टिव दिमाग, वो एब्सर्डिटी इफेक्ट नाम के साइंटिफिक सिद्धांत को विजुलाइज करती है। एब्सर्डिटी इफेक्ट मतलब सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का टर्म लगता है, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? मेरा मतलब है, हमारा दिमाग एक लॉजिकल नंबर को भूलकर एक बेतुके केले खाते बंदर को क्यों याद रखता है? इसके पीछे का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, मैं ये सोच रही थी। तो इसके पीछे का विज्ञान हमारे दिमाग के एक हिस्से में छिपा है, जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं। अच्छा, हिपोकैम्पस। हाँ, हिपोकैम्पस का काम नई जानकारियों को प्रोसेस करना और उन्हें यादों में बदलना है। इसे आप दिमाग के एक सख्त बाउंसर की तरह समझ सकते हैं। बाउंसर जैसे क्लब के बाहर खड़े होते हैं? बिल्कुल वैसे। हाँ। जब इसके पास कोई सामान्य लॉजिकल या उबाऊ जानकारी आती है, जैसे 1857 या 1919, तो हिपोकैम्पस उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता। उसे लगता है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। हाँ, उसे लगता है कि कोई खतरा या कुछ खास नहीं है, इसलिए वो उसे फिल्टर करके बाहर निकाल देता है। लेकिन जैसे ही कोई बेतुकी, अजीबोगरीब या एब्सर्ड चीज सामने आती है, तो दिमाग का एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। एमिगडाला जो भावनाओं को कंट्रोल करता है ना? जी, वो भावनाओं और आश्चर्य को कंट्रोल करता है। वो तुरंत हिप्पोकैम्पस को एक सिग्नल भेजता है कि अरे, ये तो कुछ बिल्कुल नया और अजीब है, इसे तुरंत लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करो। जितना बेतुका विजुअल होगा, याददाश्त का वो रास्ता उतना ही गहरा होगा। अरे वाह, तो ये वैसा ही है जैसे हम कंप्यूटर में एक बहुत ही भारी वीडियो फाइल को जिप फोल्डर में कंप्रेस कर देते हैं। हाँ, बेहतरीन एनालॉजी है। मतलब डेटा वही रहता है, जानकारी नष्ट नहीं होती, बस दिमाग के लिए उसे स्टोर करना और बाद में उसे अनजिप करके पढ़ना आसान हो जाता है। हम एब्सर्डिटी का इस्तेमाल एक कंप्रेशन टूल की तरह कर रहे हैं। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। ये इन्फॉर्मेशन एनकोडिंग का सबसे शुद्ध रूप है। हम जानकारी को उसी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं जिसे हमारा दिमाग हमेशा से समझता आया है। कहानियां, चित्र और बेतुकापन। और पीडीएफ की तीसरी इमेज इसी का पहला प्रैक्टिकल उदाहरण है, जहां से महात्मा गांधी का ऐतिहासिक सफर शुरू होता है, राइट? हाँ, अफ्रीका का सफर। तीसरी इमेज सच में बहुत ही मजेदार और बेतुकी है। मैंने देखा, इसमें गांधी जी को कोट पैंट पहने, हाथ में एक ब्रीफकेस लिए, गहरे पानी में तैरते हुए दिखाया गया है। मतलब कोई भी इंसान कोट पैंट पहनकर समंदर पार नहीं करता। और यही वो एब्सर्डिटी है जो बाउंसर यानी हिपोकैम्पस को एक्टिवेट कर रही है। पीडीएफ इस चित्र के साथ एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक तथ्य जोड़ता है। ये पूरी लिस्ट में 1800 के दशक की इकलौती तारीख है। अच्छा, सिर्फ इकलौती? हाँ, बाकी सभी घटनाएं 1900 के बाद की हैं। इसलिए दिमाग को सिर्फ आखिरी के 2 अंकों यानी 93 पर फोकस करना है। अब विजुअल ट्रिक देखिए। मान लीजिए कि उस जमाने में अफ्रीका जाने के लिए कोई पानी का जहाज नहीं मिला, इसलिए मजबूरन समंदर तैर के पार करना पड़ा। तैर कर? ओह, एक सेकंड, अगर हम तैर कर शब्द की ध्वनि पर ध्यान दें तो उसकी आवाज बिल्कुल 93 से मिलती जुलती है। बिल्कुल, त र क 93। तो कोट पैंट पहनकर पानी में तैरना एक विजुअल एंकर बन गया और तैरकर शब्द ने हमें 93 की आवाज दे दी, यानी 1893। ये तो कमाल है ना? हमारा दिमाग अमूर्त संख्याओं की तुलना में ध्वनियों को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। इसके बाद चौथी इमेज हमें विदेशी जमीन पर पहली बड़ी कामयाबी की ओर ले जाती है, जो 1906 की बात है ना? हाँ, साल 1906 दक्षिण अफ्रीका में पहला सफल सत्याग्रह। इस इमेज में एक बड़ा सा हरा टिक मार्क है और नंबर 6 के ऊपर एक स्माइली बनी हुई है, जैसे किसी बहुत ही मुश्किल काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया हो। पीडीएफ में इसके लिए जो ऑडिटरी हुक इस्तेमाल हुआ है वो भी बहुत दिलचस्प है। उसमें कहा गया है कि ये पहला सत्याग्रह बहुत अच्छे से कामयाब हुआ। जी हाँ, अच्छे से। लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। मतलब क्या हम सिर्फ शब्दों की आवाज को संख्याओं के साथ बदलकर अपने ही दिमाग को धोखा नहीं दे रहे?
क्या ये वाकई गहराई से सीखने का तरीका है? नहीं, इसे धोखा नहीं कहेंगे, इसे मल्टी सेंसरी एनकोडिंग कहते हैं। मैं समझाता हूं। जब हम सिर्फ एक नंबर पढ़ते हैं तो दिमाग का केवल एक छोटा सा हिस्सा काम करता है, लेकिन जब हम अच्छे बोलते हैं तो होठों की हरकत, उसकी आवाज और कामयाबी का एहसास तीनों मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल, तीनों एक साथ काम करते हैं। जब हम अच्छे बोलते हैं तो उसमें 6 की ध्वनि साफ सुनाई देती है। 6 मतलब 0 6। यह दिमाग को धोखा देना नहीं है, बल्कि उसके काम करने के प्राकृतिक तरीके का फायदा उठाना है। तो हम आवाज और अर्थ को आपस में जोड़कर एक मजबूत नेटवर्क बना रहे हैं। ये तो सच में दिमाग की इंजीनियरिंग समझने जैसा है। बिल्कुल, एकदम सही। तो विदेश में मिली इस 1906 की कामयाबी के बाद अब एक तार्किक कदम आता है, वापसी। हाँ, पीडीएफ में घटनाओं को सिर्फ रैंडम तरीके से नहीं रखा गया है, बल्कि एक लॉजिकल अनुक्रम है। 5वीं इमेज एक बहुत ही शानदार पानी के जहाज की है जो बड़ी तेजी से लहरों को चीरता हुआ जा रहा है। हाँ, और उसके ठीक बगल में सोने का एक मेडल चमक रहा है जिस पर कैसरे हिंद लिखा है। ये 1915 की कहानी है। 1915 में वापसी, और आते ही अंग्रेजों द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाना। पीडीएफ यहां सजेस्ट करता है कि हम उस स्पीड पे फोकस करें, जहाज की स्पीड पर। हाँ, कल्पना करें कि अफ्रीका से भारत का ये तूफानी सफर रिकॉर्ड टाइम यानी सिर्फ 15 दिनों में तय कर लिया गया। अच्छा, और इतनी भयंकर स्पीड से भारत पहुंचने का कारनामा देखकर अंग्रेज इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने स्वागत में सीधे गोल्ड मेडल यानी कैसरे हिंद पहना दिया। बिल्कुल, मतलब 15 दिन की स्पीड से हमें 1915 की तारीख मिल गई और इम्प्रेस होने वाली कहानी से उपाधि का नाम हमेशा के लिए लिंक हो गया। क्या बात है। और इसके बाद का जो विजुअल है वो बताता है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन कैसे बिल्ड होता है। छठी इमेज के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा एक छोटी सी शांत झोपड़ी का है। झोपड़ी। हाँ, जब कोई इतने सालों बाद विदेश से अपने देश लौटता है तो सबसे पहले वो अपने रहने का, अपने काम का एक बेस बनाता है, जो कि बहुत ही लॉजिकल है। 1915 में वापसी हुई तो स्वाभाविक है कि अगले साल यानी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। झोपड़ी उसी बेस का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन इसी छठी इमेज के दूसरे हिस्से में एक जलता हुआ दिया भी है जिससे धुआं निकल रहा है और उस धुएं में साफ अक्षरों में लिखा है सत्य बराबर 17। ये क्या है? ये 1917 के चंपारण सत्याग्रह का डीकोड है। बेस बनने के बाद का अगला कदम था जमीनी स्तर पर काम शुरू करना, जो भारत में पहला बड़ा आंदोलन बना। एक जलता हुआ दिया हमेशा से सच्चाई या सत्य का यूनिवर्सल प्रतीक रहा है। हाँ, रोशनी हमेशा सच का प्रतीक होती है। और यहाँ फिर से वो ऑडिटरी हुक काम आता है। सत्याग्रह शब्द का पहला हिस्सा है सत्य, और जब हम सत्य शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसकी शुरुआती आवाज बिल्कुल 17 जैसी लगती है। सत्य 17। ओह, सत्य और 17, ये ऑडिटरी और विजुअल का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। दिया मतलब सत्य और सत्य की आवाज मतलब 17। हाँ, दिमाग इसे कभी नहीं भूलेगा। तो अब बेस बन गया, मतलब 1916 पहला आंदोलन भी शुरू हो गया, यानी 1917। लेकिन एक बेस और एक शुरुआती आंदोलन किसी राष्ट्रव्यापी क्रांति के लिए काफी नहीं होते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक चिंगारी चाहिए, एक उत्प्रेरक चाहिए। और यहीं से पीडीएफ हमें एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक चेन रिएक्शन की ओर ले जाता है। 7वीं, 8वीं और 9वीं इमेजेस। हाँ, और ये चेन रिएक्शन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दौर को परिभाषित करता है। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। 7वीं इमेज में एक आईडी कार्ड दिखाया गया है जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा है न्यूनतम आयु 18 वर्ष। और 1918 का साल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और पहली भूख हड़ताल के लिए जाना जाता है। अब मजदूरों और 18 के नंबर का कनेक्शन तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। कैसे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कानूनी रूप से मजदूरी करने या कहीं भी ऑफिशियली काम करने की न्यूनतम उम्र 18 साल ही होती है। तो मजदूर आंदोलन मतलब कानूनी उम्र और कानूनी उम्र मतलब 18, यानी 1918। बहुत ही साफ और लॉजिकल। बहुत बढ़िया। और मजदूरों के इस आंदोलन ने जो माहौल बनाया वो अगले साल एक बड़े टकराव में बदल गया। 8वीं इमेज एक रस्साकशी के खेल की है। टग ऑफ वॉर। हाँ, टग ऑफ वॉर। 2 टीम हैं, दोनों पूरे जोर से रस्सा खींच रही हैं, पूरी ताकत लगा रही हैं, और दोनों तरफ जो झंडे जमीन में गड़े हैं उन पर 19 लिखा है। ये इमेज 1919 के खिलाफत आंदोलन को दर्शाती है। बिल्कुल।
क्योंकि रस्साकशी के खेल में दो टीमें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं। और खिलाफ शब्द सीधे हमें खिलाफत आंदोलन की याद दिलाता है। और ये टक्कर कोई छोटी मोटी नहीं है, ये बिल्कुल बराबरी की है। 19 बनाम 19, एक दूसरे के खिलाफ 19 और 19, जो मिलके बन जाता है 1919। ये खिलाफ और 19 बनाम 19 का विजुअल दिमाग में एक ऐसा हाइब्रिड कंसेप्ट बनाता है जो कभी मिट नहीं सकता। लेकिन क्या? लगातार चल रहे इन विरोधों का एक ब्रेकिंग पॉइंट भी आना था, और वो पॉइंट 9वीं इमेज में है। एक बेहद ड्रामेटिक विजुअल है। लाल रंग से सना हुआ एक हाथ जो रुकने या स्टॉप का कड़ा इशारा कर रहा है। उस हाथ के बीचों बीच बड़े बड़े अक्षरों में 20 लिखा है। अच्छा, 20। हाँ, और साथ में चेतावनी वाले पीले और काले रंग के टेप लगे हैं जिन पर लिखा है सब्र का टूटना, बस अब और नहीं। तो ये 1920 का प्रसिद्ध असहयोग आंदोलन है। पीडीएफ का लॉजिक ये है कि 17, 18 और 19 में लगातार चीजें खराब हो रही थीं। बिल्कुल। आखिरकार तंग आकर एक कड़ा कदम उठाया गया और कहा गया बस अब और सहयोग नहीं। अब और सहयोग नहीं का मतलब है असहयोग आंदोलन। और जब हम पूरे जोर से कहते हैं बस, तो उसकी आवाज सीधे 20 से मिलती है। बस 20। एकदम सही पकड़ा आपने। और इन चारों घटनाओं को एक साथ जोड़ने का काम करती है पीडीएफ की 10वीं इमेज, जिसका नाम है द चेन रिएक्शन। इसमें एक सीढ़ियों वाला ग्राफ है और हर सीढ़ी पर एक घटना रखी हुई है। एक सेकेंड, इस सीढ़ी वाले ग्राफ को देखकर मुझे एक बात समझ आ रही है। अगर 17 सत्य का है, 18 मजदूरों का है, 19 खिलाफत का और 20 असहयोग का, तो क्या इसका मतलब ये है कि एक घटना सीधे तौर पर दूसरी घटना का कारण बन रही थी? बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ याद करने के ट्रिक्स नहीं है, ये तो असल कॉज एंड इफेक्ट है। हर साल विरोध का स्तर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा था और राष्ट्रीय गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। मनोविज्ञान में इसे मेमोरी स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मेमोरी स्कैफोल्डिंग? हाँ, जैसे घर बनाते समय पुरानी ईंटों के ऊपर नई ईंटें रखी जाती हैं, वैसे ही दिमाग नई जानकारी को पुरानी जानकारी के ढांचे पर टिकाता है। अरे वाह! पीडीएफ ये बताना चाहता है कि इतिहास कोई अलग अलग रैंडम घटनाओं का समूह नहीं है। सत्य ने जमीन तैयार की, मजदूरों ने आवाज उठाई जिसने खिलाफत का रूप लिया, और अंततः सब्र टूट गया और पूर्ण असहयोग शुरू हो गया। ये सच में एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। हम सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि इतिहास का पूरा मनोविज्ञान समझ रहे हैं। खैर, लगातार विरोध के इस उग्र दौर के बाद जाहिर है कि एक ऐसा समय आएगा जहां रणनीति और लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। 11वीं इमेज हमें इसी दिशा में ले जाती है। इसमें एक बड़ी सी घड़ी बनी हुई है, लेकिन ये कोई आम घड़ी नहीं है। इसमें 1 से लेकर 24 तक के नंबर हैं, यानी 24 घंटे वाली घड़ी। और उसके ऊपर एक चमचमाता हुआ रिबन लगा है जिस पर लीडरशिप लिखा है। ये 1924 की बात है, भारतीय इतिहास का एक बहुत ही खास साल, क्योंकि इसी साल पहली और एकमात्र बार कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली गई थी। इस ऐतिहासिक तथ्य को याद रखने के लिए पीडीएफ एक बहुत ही मजबूत लॉजिक देता है। क्या लॉजिक है वो? ट्रिक यह है कि जब आप राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप संभालते हैं तो ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं रह जाती। एक इतने बड़े देश का अध्यक्ष होना मतलब अब लड़ाई दिन के कुछ घंटे नहीं बल्कि पूरे 24 घंटों चलेगी। 1 मिनट, 24 घंटे की घड़ी? क्या दिमाग इसे किसी घड़ी की फैक्ट्री या बस समय देखने से कंफ्यूज नहीं कर देगा? मेरा मतलब है, घड़ी तो बहुत आम चीज है, इसमें अब्सर्डिटी कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर उस लीडरशिप रिबन का काम शुरू होता है। अगर वो सिर्फ एक घड़ी होती तो दिमाग उसे सच में भूल जाता, लेकिन 24 घंटे की घड़ी के साथ अध्यक्षता या लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है वो उसे एक एंकर देता है। अच्छा, क्योंकि कोई भी 24 घंटे काम नहीं कर सकता। बिल्कुल, कोई भी नेता 24 घंटे नॉनस्टॉप काम नहीं कर सकता। ये शारीरिक रूप से असंभव है, और यही असंभव बात, यही बेतुकापन हिप्पोकैम्पस को एक सिग्नल भेजता है। 24 घंटे की नॉनस्टॉप लीडरशिप मतलब 1924। अब समझ आया, वो रिबन उस विचार को बांध कर रखता है। इसके बाद हम 1930 और 31 पर आते हैं, जो 12वीं इमेज में है। इसके 2 हिस्से हैं जी। बाईं तरफ नमक की एक बड़ी सी बोरी रखी है जिस पर एक बहुत बड़ा प्राइस टैग लटका है, 30 रुपए। और दाईं तरफ 2 हाथ आपस में हाथ मिला रहे हैं जिसके ऊपर यूनिटी यानी एकता लिखा हुआ है। तो बाईं तरफ की इमेज 1930 के नमक आंदोलन, जिसे सविनय अवज्ञा या दांडी मार्च भी कहते हैं,
उसके लिए है। हुक बहुत ही सीधा और प्रभावशाली है। क्या हुक है? कल्पना कीजिए कि उस जमाने में नमक पर इतना भारी टैक्स लगा दिया गया था कि 1 किलो साधारण नमक की कीमत 30 रुपए हो गई थी। 30 रुपए का नमक सीधे हमें 1930 की तारीख तक पहुंचा देता है। 1 किलो नमक 30 रुपए का। ये थोड़ा खराब जोक जरूर लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ऐसे खराब जोक ही दिमाग में सबसे ज्यादा चिपकते हैं। बिल्कुल चिपकते हैं। और वो दाईं तरफ वाले हाथ मिलाने वाली यूनिटी की इमेज, उसका क्या मतलब है? वो 1931 का गांधी इरविन पैक्ट और दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। नमक आंदोलन के बाद जब टकराव बहुत बढ़ गया तो उसका तार्किक परिणाम क्या होना था? एक समझौता। और इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य मकसद क्या था? समझौते के जरिए एकता बनाना। एकता बनाना, ठीक है। अब यहां फिर से एक ऑडिटरी हुक काम करता है। जरा एकता शब्द की ध्वनि को धीरे से बोलकर देखिए। एकता। एकता। 31। हाँ, अरे हाँ, ये बिल्कुल 31 जैसी लगती है। एकता बराबर 31 यानी 1931। है ना कमाल? एकता और 31, यहाँ तो पूरी तरह से राइमिंग हो रही है। और समझौतों की इस कड़ी में 13वीं इमेज तो मेरी पर्सनल फेवरेट है। एक बहुत बड़ी चमकीले पीले रंग की स्माइली है जिसके पूरे 32 दांत दिखाई दे रहे हैं, एकदम कान से कान तक खिंची हुई मुस्कान। ये इमेज 1932 के प्रसिद्ध पूना पैक्ट को डिकोड करती है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक समझौता था। इसी समय हरिजन संघ की भी स्थापना हुई थी। अच्छा। पीडीएफ की ट्रिक ये है कि जब इतना बड़ा और महत्वपूर्ण समझौता सफल हुआ तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, सब मुस्कुराए। और जब इंसान पूरी तरह से खुलकर मुस्कुराता है तो उसकी पूरी 32 नजर आती। तो 32 से हमें मिला 32 यानी 1932। दिमाग के तारों को जोड़ने का ये तरीका सच में अद्भुत है। अब हम समझौतों और वार्ताओं के दौर से बाहर आ गए हैं और इस सफर के अंतिम चरण पर पहुंच रहे हैं। 14वीं इमेज। हाँ, आखिरी प्रहार। एक बहुत बड़ा लाल रंग का लाउड स्पीकर है जिससे आवाज की तरंगे और बिजली की कड़क जैसी लाइनें निकल रही हैं। ये किसी बड़ी घोषणा का प्रतीक लग रहा है। ये अंतिम प्रहार था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। समझौतों का दौर पूरी तरह से खत्म हो चुका था और ये आर पार की लड़ाई का ऐलान था। करो या मरो। बिल्कुल। इसे याद रखने के लिए पीडीएफ कहता है कि ये विदेशी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक बहुत ही पावरफुल बयान था। एक ऐसा बयान जो लाउड स्पीकर पर दिया गया ताकि पूरी दुनिया सुन सके। बयान। और यहाँ फिर से वही ऑडिटरी हुक, वही शब्दों का खेल काम कर रहा है। जब हम बयान शब्द सुनते या बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत 42 की प्रतिध्वनि पैदा होती है। बिल्कुल होती है। बयान मतलब 42 यानी 1942। अगर मैं इस पूरे सफर को एक कदम पीछे हटकर देखूं तो ये मुझे एक बहुत बड़े पजल को सॉल्व करने जैसा लग रहा है, जहां हमारे दिमाग ने हर एक बेतुके चित्र, हर एक आवाज को एक ठोस ऐतिहासिक सच्चाई से जोड़ दिया है। यही तो इस पूरी एक्सरसाइज की खूबसूरती है। ये रटने की उस उबाऊ और डरावनी मजबूरी को एक दिलचस्प खेल में बदल देता है। और यही गहरी बात हमें पीडीएफ की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण इमेज 15वीं इमेज तक ले जाती है। मैजिक चाबी वाली इमेज। इसमें एक लकड़ी का सस्पेंशन पुल बना हुआ है। पुल के एक तरफ वो सब चीजें हैं जो हमने अभी डिस्कस की, जैसे स्टॉप का साइन, 32 दांत वाली स्माइली, लाउड स्पीकर। और दूसरी तरफ भारत का शानदार संसद भवन है जो ज्ञान और आजादी का प्रतीक है। ये इमेज एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि पढ़ाई, इतिहास या किसी भी जटिल विषय को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, हम हमेशा डरते हैं भारी भरकम सिलेबस से। लेकिन ये पीडीएफ साबित करती है कि ये फनी और बेतुकी ट्रिक्स दरअसल उस डर को खत्म करने का काम करती हैं जो हमें भारी भरकम डेटा देखकर लगता है। ये ट्रिक्स एक पुल का निर्माण करती हैं जो हमें अज्ञानता या रटने की बीमारी से निकालकर गहरी समझ और ज्ञान के संसद भवन तक ले जाती हैं। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी का आइकन दबाएं।